हैरी पॉटर और चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स यानी कि रहस्यमय तहखाना के पिछले भाग में हमने हैरी को उसके दोस्तों के साथ किताबों की दुकान पर छोड़ दिया था, जहां पर पहले रॉन के पिता आर्थर वीजली और मेलफॉय के पिता के बीच झगड़ा हो जाता है। अब जबकि सब लोग अपनी अपनी राह को चले गए हैं, तब आगे की कहानी सुनते हैं कि हैरी इस बार हॉगवर्ट्स पहुंचा या नहीं। अध्याय 5 लड़ाकू पेड़। जब गर्मी की छुट्टियां जल्दी से खत्म हो गई तो हैरी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो हॉगवर्ट्स लौटने के लिए बेताब था, परंतु रॉन के घर में बिताया ये महीना उसकी जिंदगी का सबसे सुखद समय था। जब उसने डर्सली परिवार के बारे में सोचा और ये भी कि अगली बार प्राइवेट ड्राइव में जाने पर वे लोग उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, तो रॉन से ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। रॉन के घर में उनकी आखिरी शाम को मिसेस वीजली ने जायकेदार खाना तैयार किया, जिसमें हैरी की सभी मनपसंद चीज़ें शामिल थी। उस रात का डिनर मुंह में पानी लाने वाली ट्रिकल पुडिंग पर खत्म हुआ। फ्रेड और जॉर्ज ने अंत में फिलबस्टर पटाखे चलाए, जिन्होंने किचन में लाल और नीले सितारे भर दिए। ये सितारे कम से कम आधे घंटे तक छत से निकलकर दीवारों पर टकराते रहे। फिर गर्म चॉकलेट का आखिरी कप पीने और बिस्तर पर जाने का समय आ गया। अगली सुबह उन्हें अपने काम निपटाने में बहुत समय लगा। हालांकि वे मुर्गे की बांग के साथ ही जाग गए थे, परंतु ना जाने क्यों उन्हें हर काम में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा था। मिसेस वीजली का मूड खराब था, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त मोजों और पंख वाली कलमों की तलाश में इधर से उधर भागना पड़ रहा था। सब सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकरा रहे थे। वे पूरी तरह कपड़े भी नहीं पहन पाए थे और अपने हाथों में आधे टोस्ट लिए थे। मिस्टर वीजली की गर्दन तो टूटते टूटते बची जब वे जिनी का संदूक कार में रखने के लिए दालान पार कर रहे थे। तभी उनके रास्ते में एक मुर्गी आ गई और वे गिरते गिरते बचे। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि 8 लोग, 6 बड़े संदूक, 2 उल्लू और एक चूहा छोटी सी फोर्ड एंग्लिया कार में कैसे समा सकते हैं। जाहिर है उसने ये अनुमान कार की उन खूबियों को जाने बिना लगाया था जिन्हें मिस्टर वीजली ने जोड़ा था। मॉली से एक शब्द भी मत बोलना, वे हैरी के कान में फुसफुसाए। इसके बाद उन्होंने उस टिक्की को खोलकर दिखाया कि किस तरह उन्होंने इसे जादू से बड़ा कर लिया था, ताकि सारे संदूक आसानी से समा जाएं। जब आखिरकार वे सब कार में बैठ गए तो मिसेस वीजली ने पिछली सीट की तरफ निगाह डाली, जहां हैरी, रॉन, फ्रेड, जॉर्ज और पर्सी आराम से बैठे थे। ये देखकर वे बोली, हम मगलुओं को जितना समझदार समझते हैं वे उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं, है ना। वे और जिनी अगली सीट पर बैठ गईं, जो इतनी फैल गई थी कि पार्क की बेंच लग रही थी। मेरा मतलब है बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि अंदर इतनी जगह होगी, है ना। मिस्टर वीजली ने इंजन चालू किया और कार घर के अहाते से रेंगती हुई बाहर निकल गई। हैरी ने घर को आखिरी बार देखने के लिए गर्दन घुमाई। वो अभी मुश्किल से इतना ही सोच पाया था कि ना जाने कब वो इसे दोबारा देख पाएगा। तभी वे वहां वापस लौट आए। जॉर्ज फिलबस्टर पटाखों का डिब्बा भूल गया था। उसके 5 मिनट बाद वे एक बार फिर आहते में रुके, ताकि फ्रेड भागकर अपनी जादुई झाड़ू ला सके। वे अभी मुख्य सड़क तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी जिनी चीखी कि उसकी डायरी छूट गई थी। जब तक जिनी कार में लौटी तब तक उन लोगों को बहुत देर हो चुकी थी और वे चिड़चिड़े भी हो चुके थे। मिस्टर वीजली ने पहले घड़ी को देखा, फिर अपनी पत्नी को। मॉली डियर, नहीं आर्थर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसमें मैंने अदृश्य करने वाला छोटा सा बटन लगा रखा है। किसी को नजर आए बगैर हम आसमान में पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं। हम वहां पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मैंने कहा ना। नहीं ऑर्थर, दिन के उजाले में नहीं। वे 11:15 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे। मिस्टर वीजली भागकर सड़क के उस पार गए ताकि संदूकों के लिए ट्रॉली ला सकें। फिर सब लोग तेजी से स्टेशन के अंदर चल दिए। हैरी ने पिछले साल भी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ी थी। सबसे मुश्किल था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचना, जो मगलुओं को दिखाई नहीं देता था। इसके लिए बस इतना ही करना होता था कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 को अलग करने वाले ठोस बैरियर से होकर चलते जाएं। आप बैरियर से टकराते नहीं थे, परंतु ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ता था ताकि कोई भी मगलू आपको अदृश्य होते देख ना पाए। सबसे पहले पर्सी जाएगा, मिसेस वीजली ने बेचैनी से ऊपर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो साफ बता रही थी कि बैरियर से होकर गुजरने और गायब होने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट का समय था। पर्सी तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया। इसके बाद मिस्टर वीजली गए और उनके पीछे फ्रेड, जॉर्ज। मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन से कहा, मैं जेनी को लेकर जाती हूँ और तुम दोनों ठीक मेरे पीछे आना। उन्होंने जेनी का हाथ पकड़ा और वे आगे बढ़ी। पलक झपकते ही वे जा चुकी थी। रॉन ने हैरी से कहा, हम इकट्ठे चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। हैरी ने अच्छी तरह से देख लिया कि हेडविग का पिंजरा उसके संदूक के ऊपर सुरक्षित रखा था। फिर उसने अपनी ट्रॉली को बैरियर के ठीक सामने रखा। वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसमें उसे उतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितनी कि छू पाउडर का प्रयोग करते समय हुई थी। वे दोनों अपनी ट्रॉली के हैंडल पर नीचे झुके और बैरियर की तरफ चल पड़े। उनकी गति बढ़ रही थी। बैरियर से कुछ फुट की दूरी पर पहुंचकर वे दौड़ने लगे और धड़ाम, दोनों ट्रॉलियां बैरियर से टकराकर उछली और पीछे की तरफ गिर गईं। रॉन का संदूक एक जोरदार धमाके के साथ फर्श से टकराया और हैरी तो जमीन पर गिर गया। हेडविग का पिंजरा चमकते फर्श पर लुढ़क गया और वो गुस्से से चीख रही थी। आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे और पास से गुजर रहे एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे हाथ से ट्रॉली फिसल गई, हैरी हाँफते हुए बोला जब उसने अपनी पसलियों को पकड़ते हुए उठने की कोशिश की। रॉन हेडविग के पिंजरे को उठाने के लिए भागा, जो इतना कोहराम मचा रही थी कि पास खड़े लोग जानवरों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बात करने लगे थे। हम अंदर क्यों नहीं जा पाए? हैरी ने रॉन से फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता। रॉन ने उत्तेजित होकर चारों तरफ देखा। दर्जनों उत्सुक लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। रॉन फुसफुसाया, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा क्यों बंद हो गया। हैरी ने बड़ी घड़ी की तरफ देखा। उसके पेट की गहराई में उबकाई जैसा एहसास होने लगा। 10 सेकंड, 9 सेकंड। उसने सावधानी से अपनी ट्रॉली आगे बढ़ाई जब तक कि ये सीधे बैरियर से नहीं टिक गई और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे ढकेला। दीवार अब भी ठोस थी। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। चली गई, रॉन बोला और वो स्तब्ध था। ट्रेन चली गई? अगर मम्मी डैडी वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा? क्या तुम्हारे पास मगलुओं के पैसे हैं? हैरी ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, डर्सली परिवार ने मुझे लगभग 6 साल से जेब खर्च नहीं दिया है। रॉन ने अपने कान ठंडे बैरियर से लगाए। वो तनाव भरे स्वर में बोला, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम क्या करें? मैं नहीं जानता कि मम्मी डैडी को वापस आने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने चारों तरफ देखा। लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि हेडविग लगातार चीख रही थी। मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि हम कार के पास चलकर उनका इंतज़ार करें, हैरी बोला। लोग हमें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे हैं, हैरी, रॉन ने कहा। अब उसकी आंखें चमक रही थी। कार, कार, हम कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स पहुंच सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि हम फंस गए हैं। ठीक है, और हमें स्कूल पहुंचना है ना? और अगर सचमुच आपातकालीन स्थिति हो तो नाबालिग जादूगरों को भी जादू करने की इजाज़त है। अनुच्छेद 19 या अधिनियम की कोई और धारा। हैरी का दहशत का भाव अचानक रोमांच में बदल गया। क्या तुम कार उड़ा सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। रॉन बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ अपनी ट्रॉली ढकेलते हुए बोला, चलो हम चलते हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल सकते हैं। वे उत्सुक मगलुओं की भीड़ के बीच से होते हुए स्टेशन से बाहर निकले तथा उस बगल वाली सड़क पर पहुंच गए जहां पुरानी फोर्ड कार खड़ी थी।
रॉन ने अपनी छड़ी को खास तरीके से ठोककर कार की गुफा जैसी डिक्की का लॉक खोला। उन्होंने अपने संदूक उसके अंदर डाले, हैडविग का पिंजरा पिछली सीट पर रखा और खुद आगे बैठ गए। रॉन ने अपनी छड़ी एक बार ठोककर कार चालू की। ये देख लो कि कोई देख तो नहीं रहा है। हैरी ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। आगे वाली मुख्य सड़क पर कारें तेजी से आ जा रही थी, परंतु उनकी गली खाली थी। उसने कहा, ठीक है। रॉन ने डैशबोर्ड पर लगा छोटा सा सफ़ेद बटन दबाया। उनके चारों तरफ की कार अदृश्य हो गई और साथ ही वे भी। हैरी को महसूस हो रहा था कि उनके नीचे की सीट हिल रही थी। उसे इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके हाथ घुटनों पर रखे थे और उसकी नाक पर चश्मा लगा था, परंतु उसे अब अपना शरीर नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ दो आंखें बन चुका था, जो पार्क की हुई कारों से भरी गंदी सड़क पर जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रही थी। उसके दाहिनी तरफ से रॉन की आवाज़ आई, चलो चलते हैं। जब कार ऊपर उड़ने लगी तो उनके एक तरफ का मैदान और दूसरी तरफ की गंदी इमारतें नीचे छूट गई और ओझल हो गई। कुछ ही पल में पूरा लंदन नीचे धुएं में चमकता दिख रहा था। फिर एक धड़ाक की आवाज़ आई और कार, हैरी तथा रॉन दोबारा दिखने लगे। ओहो! रॉन अदृश्य करने वाले बटन को ठोंकते हुए बोला, यह खराब हो गया है। दोनों ने उस पर मुक्के मारे। कार फिर अदृश्य हो गई, परंतु कुछ ही समय बाद दोबारा दिखने लगी। पकड़े रहो, रॉन चीखा और उसने अपना पैर एक्सीलेटर पर तेजी से दबाया। वे नीचे मंडरा रहे रुई जैसे बादलों में घुस गए और हर चीज कोहरे में घिरकर धुंधली हो गई। अब क्या करें? हैरी चारों तरफ से हमला कर रहे बादलों के ठोस ढेर के बीच आंखें मिचमिचाते हुए बोला। रॉन ने कहा, हमें ट्रेन को देखना होगा ताकि ये पता चल सके कि हमें किस दिशा में जाना है। एक बार फिर नीचे चलो, जल्दी। वे दोबारा बादलों के नीचे आए और अपनी सीट पर उचक उचक कर नीचे धरती की ओर देखते रहे। मुझे ट्रेन दिख गई, हैरी चीखा। ठीक सामने देखो, वहां पर। नीचे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस किसी लाल सांप की तरह तेजी से भागी जा रही थी। रॉन ने कहा, उत्तर दिशा में, और उसने डैशबोर्ड पर लगे दिशा सूचक यंत्र की जांच की। ठीक है, हमें लगभग हर आधा घंटा बाद इसे देखना पड़ेगा। पकड़े रहो। और वे बादलों के बीच से होते हुए ऊपर की तरफ उड़ चले। 1 मिनट बाद वे बादलों से निकलकर सूरज की चमकदार रोशनी में आ गए। अब वे एक अलग दुनिया में थे। कार के पहिए रोएदार बादल के समुद्र को मथ रहे थे। आंखें चौंधिया देने वाले सूरज के नीचे आसमान चमकीला और नीला था। रॉन बोला, हमें बस अब इस बात की चिंता करना है कि हम किसी हवाई जहाज से न टकरा जाएं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। वे बहुत देर तक हंसते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई शानदार सपना देख रहे हों। हैरी ने सोचा कि ये यात्रा करने का निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका है। कार में चमकते सूरज की रोशनी के साथ बर्फीले बादल के भंवर और कंगूरों के पार जाना, जबकि सामने टॉफी का मोटा पैकेट रखा हो। हैरी इस संभावना पर विचार करके खुश हो रहा था कि जब वे हॉगवर्ट्स के महल के सामने वाले सुंदर लॉन में शानदार तरीके से उतरेंगे, तब फ्रेड और जॉर्ज कितनी ईर्ष्या से उन्हें देखेंगे। उत्तर दिशा में और आगे बढ़ते हुए वे समय समय पर ट्रेन की खोज खबर लेते रहे। जब भी वे बादलों के नीचे आते थे तो हर बार उन्हें एक अलग दृश्य दिखाई पड़ता था। लंदन अब बहुत पीछे छूट गया था। इसके बाद उन्हें साफ हरे खेत दिखाई दिए, फिर चौड़ी बैगनी बंजर भूमि, फिर गांव जिनमें छोटे चर्च थे और एक बड़ा शहर जिसमें रंग बिरंगी कारें चींटियों की तरह रेंगती नजर आ रही थी। बहरहाल कुछ घंटों के बाद हैरी को ये मानना पड़ा कि आनंद कम हो रहा था। टॉफियां खाने की वजह से उसे बहुत प्यास लग रही थी, परंतु उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने और रॉन ने अपने स्वेटर उतार दिए, परंतु पसीने के कारण हैरी की टी शर्ट उसकी सीट से चिपक रही थी और उसका चश्मा उसकी नाक पर आए पसीने की वजह से नीचे फिसल रहा था। उसने अब बादलों की शानदार आकृति को देखना बंद कर दिया था। इस समय वो मीलों नीचे जा रही ट्रेन के बारे में हसरत से सोच रहा था, जहां वो मोटी जादूगरनी की ट्रॉली से बर्फ जैसा ठंडा कद्दू का जूस खरीद सकता था। वे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक क्यों नहीं पहुंच पाए?
रॉन ने घंटों बाद बुझी आवाज में कहा, अब ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना? अब सूरज बादलों के फर्श पर डूबने लगा था, जो गहरे गुलाबी रंग का हो चुका था। एक बार फिर नीचे उतरकर ट्रेन की जांच करते हैं। ट्रेन अभी उनके ठीक नीचे थी और घुमावदार रास्ते से बर्फ से ढके पहाड़ के पार जा रही थी। बादलों की छतरी के नीचे ज्यादा अंधेरा था। रॉन ने एक्सीलेटर पर अपना पैर रखा और एक बार फिर कार ऊपर उठाई, परंतु तभी कार का इंजन आवाज करने लगा। हैरी और रॉन ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। इंजन शायद थक गया है, रॉन बोला। इसने इतनी लंबी यात्रा पहले कभी नहीं की। और उन दोनों ने ही ऐसा अभिनय किया जैसे घर घर की यह तेज होती आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही हो। आसमान लगातार काला होता जा रहा था और सितारे चमकने लगे थे। हैरी ने दोबारा अपना स्वेटर पहन लिया। उसने गाड़ी की झंझनाहट के कारण विंड स्क्रीन के कांपते वाइपर को अनदेखा कर दिया, जो मानो हिलकर अपना विरोध प्रकट कर रहा था। रॉन ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है। ये बात उसने हैरी से कम और कार से ज्यादा कही थी। अब ज्यादा दूर नहीं है। और फिर उसने घबराए अंदाज में डैशबोर्ड को थपथपाया। जब वे कुछ समय बाद फिर से बादलों के नीचे आए तो उन्हें अंधेरे के बीच आंखें गड़ाकर देखना पड़ा, ताकि किसी परिचित वस्तु को देखकर पता चल सके कि वे कहाँ पर थे। वहां हैरी की चीख से रॉन और हेडविग उछल पड़े थे। सामने दूर काले आसमान के नीचे कुछ रेखाएं नजर आ रही थी। झील के किनारे चट्टानों पर बने हॉगवर्ट्स के ऊंचे महल के कई कंगूरे और टावर खड़े दिख रहे थे, परंतु कार थरथराने लगी थी और उसकी रफ्तार कम हो रही थी। चलो भी, रॉन ने कार को प्रेरित करते हुए कहा और स्टीयरिंग व्हील को एक हल्का सा झटका दिया। बस वहां पहुंच ही गए, बस थोड़ा सा और। इंजन दर्द भरी आवाज में कराहा। बोनट के अंदर से धुएं की लकीरें निकलने लगी। जब वे झील की ओर उड़े तो हैरी ने पाया कि वो अपनी सीट के किनारों को कसकर पकड़े था। कार ने बुरी तरह झटका दिया। जब हैरी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे 1 मील नीचे पानी की चिकनी काली कांच जैसी सतह दिखी। स्टीयरिंग व्हील पर रॉन की उंगलियों की गांठें सफेद हो गई थी। कार एक बार फिर झटके देने लगी थी। रुकना मत, रॉन बुदबुदाया। वे झील के ऊपर थे, महल ठीक सामने था। रॉन ने एक्सीलेटर पर और दबाव डाला, परंतु तभी एक जोरदार खड़खड़ाहट हुई और आखिरी झटका देकर इंजन बंद हो गया। ओहो, रॉन उस खामोशी में बोला। कार मुंह के बल नीचे गिरने लगी। अब वे तेजी से गिरते हुए सीधे महल की ठोस दीवार की तरफ जा रहे थे। नहीं, रॉन चीखा। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। वे पत्थर की काली दीवार से कुछ इंच से टकराते टकराते बचे। फिर कार एक बड़े गोले में घूमी और धुंधले ग्रीन हाउसों के ऊपर उड़ने लगी, फिर सब्जियों के बगीचे के ऊपर, फिर काले लॉन के ऊपर, और इस दौरान वे लगातार नीचे आ रहे थे। रॉन ने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और पीछे की जेब से अपनी छड़ी बाहर निकाली। वो चीखा, रुक जाओ, रुक जाओ। उसने डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन पर छड़ी मारी, परंतु कार अब भी नीचे गिर रही थी और जमीन जैसे उनकी तरफ ऊपर उड़ती हुई आ रही थी। देखो, सामने पेड़ है, हैरी चीखा और स्टीयरिंग व्हील की तरफ झपटा, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! कान फोड़ने वाली आवाज के साथ कार पेड़ से टकराई। वे पेड़ के मोटे तने से टकराए थे और एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर आ चुके थे। मुड़े हुए बोनट के नीचे से धुआं निकल रहा था। हेडविग दहशत में चीख रही थी। विंड स्क्रीन से टकराने के कारण हैरी के सिर पर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा गोमड़ा उभर आया था और उसकी दाईं तरफ रॉन ने एक हल्की मायूस कराह निकाली। तुम ठीक तो हो? हैरी ने व्यग्रता से पूछा। मेरी छड़ी, रॉन ने कांपती आवाज में कहा। मेरी छड़ी को देखो। छड़ी के लगभग 2 टुकड़े हो गए थे। इसका निचला सिरा लटक रहा था और ये सिर्फ कुछ तिनकों के सहारे ही आपस में जुड़ी थी। हैरी ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला कि यकीनन स्कूल के टीचर उसकी छड़ी ठीक कर देंगे, परंतु उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल पाए। उसी पल कोई चीज हमला कर रहे सांड जितनी ताकत से उसकी तरफ कार के दरवाजे से टकराई, जिससे वो उछलकर रॉन की तरफ पहुंच गया। उसी समय छत पर भी उतना ही जोरदार प्रहार हुआ। क्या हो रहा है?
रॉन हाँफते हुए विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगा। हैरी ने मुड़कर समय रहते देख लिया कि अजगर जितनी मोटी एक शाखा अंदर घुसने वाली है। जिस पेड़ से वे टकराए थे वो उन पर हमला कर रहा था। उसका तना अब झुक गया था और उसकी गांठदार शाखाएं जहां तक पहुंच सकती थी वहां तक पहुंचकर हर तरफ से कार पर प्रहार कर रही थी। आहा हा हा, रॉन बोला जब दूसरी मुड़ी हुई शाखा ने उसकी तरफ वाले दरवाजे को पिचका दिया। विंडस्क्रीन अब गांठदार टहनियों के प्रहारों की वजह से थर-थर आ रही थी। गुस्सैल सांड जैसी शाखा छत पर बुरी तरह से प्रहार किए जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि छत टूटने ही वाली थी। बचकर भागो, रॉन चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से दरवाजे को ढकेला, परंतु अगले ही पल वो हैरी की गोद में आकर गिरा क्योंकि ऊपर से आने वाली शाखा ने उसे जोरदार झटका दिया था। हमारा काम तमाम हो गया। वो दर्द से कराह छत धंसने लगी थी, परंतु अचानक कार थरथराने लगी। इंजन दोबारा चालू हो गया था। पलटो, हैरी चीखा और कार तेजी से पीछे की तरफ चल दी। पेड़ अब भी उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उसकी जड़ों के चटकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो खुद को उखाड़ रहा हो। जब वे उसकी पहुंच से बाहर निकल रहे थे तब भी वो उन पर प्रहार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रॉन हाँफते हुए बोला, बहुत करीबी मामला था। शाबाश कार। बहरहाल कार की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई थी। दो जबरदस्त झटकों के साथ दरवाजे खुल गए और हैरी ने महसूस किया कि उसकी सीट के किनारे भी बाहर की तरफ खुल गए थे। अगले ही पल वो गीली जमीन पर पड़ा हुआ था। गिरने की जोरदार आवाज़ों ने उसे बताया कि कार डिक्की से उनका सामान निकालकर बाहर फेंक रही थी। हेडविग का पिंजरा हवा में उड़ता आया और खुल गया। गुस्से भरी जोरदार चीख के साथ वो उसमें से बाहर निकली और पीछे मुड़कर देखे बिना महल की तरफ तेजी से उड़ गई। फिर पिचकी हुई खरोंचों से भरी और धुआं उड़ाती कार अंधेरे में घरघराने लगी। उसकी पिछली बत्तियां गुस्से से चमक रही थी। वापस आओ, रॉन पीछे से अपनी टूटी छड़ी लहराते हुए चिल्लाया। डैडी मुझे मार डालेंगे। परंतु कार आखिरी बार धुआं उड़ाते और आवाज करते हुए उनकी नजरों से ओझल हो गई। तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी, रॉन ने दुखी आवाज में कहा और झुककर अपने चूहे स्क्रैबर्स को उठाया। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परंतु हमें उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला करे। उसने मुड़कर उस लड़ाकू पेड़ को देखा जो अब भी खतरनाक तरीके से अपनी शाखाएं हिला रहा था। चलो छोड़ो, हैरी ने थके स्वर में कहा। बेहतर होगा कि हम स्कूल की तरफ चलें। यह उस तरह का भव्य आगमन नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर अकड़े हुए, ठंडे और चोटग्रस्त थे। उन्होंने अपने अपने संदूक का सिरा पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घास भरी चढ़ाई चढ़ने लगे। वे बलूत की लकड़ी के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है दावत शुरू हो चुकी है, रॉन बोला। उसने अपना संदूक अगली सीढ़ियों के मुहाने पर छोड़ दिया। उसे चमकदार रोशनी से भरी एक खिड़की दिखी जिससे भीतर झांकने के लिए वो चुपचाप उसके पास पहुंचा। अरे हैरी, यहाँ आकर देखो, चुनने की रस्म हो रही है। हैरी तुरंत वहां पहुंच गया। फिर वो और रॉन दोनों ही बड़े हॉल में झांकने लगे। चार लंबी भीड़ भरी टेबलों के ऊपर असंख्य मोमबत्तियां बीच हवा में मंडरा रही थीं, जिनसे सुनहरी प्लेटें और प्याले चमक रहे थे। हमेशा असली आसमान जैसी दिखने वाली जादुई छत चमकते सितारों से भरी थी। चलिए आज हैरी और रॉन को यहीं पर छोड़ देते हैं। लड़ाकू पेड़ के अगले भाग में जानेंगे कि हैरी और रॉन का क्या हुआ। क्या उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ क्योंकि वे लोग उड़ने वाली कार से अपने स्कूल तक पहुंचे थे, या फिर उन्हें सजा दी गई। हैरी और रॉन को शानदार दावत खाने का मौका मिला या नहीं। अगर आपको ये सारी बातें जाननी हैं तो सुनते रहिए हैरी पॉटर की ये मज़ेदार कहानी। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने ये फिल्म जरूर ही देखी होगी, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि फिल्म में और किताब में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि किताब को बहुत डिटेल में लिखा गया है और फिल्म में उतनी सारी बातें दिखाई नहीं जा सकती हैं। तो अगर आपने हैरी पॉटर की फिल्म देखी है और आप हैरी पॉटर के फैन हैं
तो ज़रूर सुनिए हैरी पॉटर की कहानी हिंदी में। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे लड़ाकू पेड़ के दूसरे भाग के साथ। लेकिन तब तक आप सोचते रहिएगा कि अगर आपके पास उड़ने वाली कार होती तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करते। हो सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।